रोज इसी समय वह काम से लौटती थी। उसके चारों बच्चे वहीं खेलते हुए मिलते थे। उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि उसका पति मोहन आज बच्चों को उसकी माँ के घर छोड़कर काम पर चला गया हो। वह कराहते हुए उठी और अपने आप को घसीटते हुए माँ के घर की ओर चल पड़ी, जो उसके घर से मात्र 1 फरलांग की दूरी पर था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। उनके घर में भी ताला लगा हुआ था। निराश होकर वह वापस लौटी और घर के सामने जमीन पर बैठकर पति और बच्चों का इंतजार करने लगी। वह रोज सवेरे 4 बजे सोकर उठती, घर का कामकाज निपटाकर पति व बच्चों के लिए दाल भात पकाकर काम पर निकल जाती थी। पति व बच्चे देर से सोकर उठते थे। मोहन बच्चों को खिला पिलाकर उन्हें खेलता छोड़कर काम पर निकल जाता। जब वह दोपहर में लौटकर आती तो उसके बच्चे घर के सामने गली के बच्चों के साथ खेलते मिलते। आज पहला मौका था कि गंगा को घर बंद मिला और बच्चे नहीं मिले। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी मोहन व बच्चों को नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि मोहन बच्चों को लेकर भोर होते ही कहीं चला गया था। गंगा को बाहर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। आसपास औरतों व बच्चों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पड़ोसिन रेवती ईर्ष्यावश उससे बात नहीं करती थी, पर गंगा की दयनीय स्थिति देखकर रेवती को भी उस पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर के अंदर आकर कुछ खा लेने व आराम करने को कहा, पर गंगा नहीं मानी। उसने रोते रोते कहा कि जब तक वह मोहन व बच्चों को नहीं देख लेगी तब तक ना तो वहां से कहीं जाएगी और ना ही कुछ खाएगी। रेवती का पति बसंत अक्सर गंगा को निहारा करता था, जिसके कारण वह मन ही मन उनसे जलती थी और उससे बात नहीं करती थी। बसंत ही नहीं, बस्ती के सभी पुरुषों की नजरों का केंद्र बिंदु थी गंगा। वह 6 धनी परिवारों में मालिश का काम करती थी। उन घरों की मालकिनों खाली को बैठे कुछ बैठे काम उनके नहीं बदन था। में दर्द होता रहता। गंगा उनके हाथ पैरों में मालिश करती, साथ ही इधर उधर की बातें नमक मिर्च लगाकर सुनाकर उनका मनोरंजन करती। ये रईस स्त्रियां प्रसन्न होकर गंगा को अपनी उतरी हुई पुराने फैशन की साड़ियां दे देती। गंगा जब जॉर्जेट, रेशम, शिफान, टसर व नायलॉन की साड़ियां पहनकर निकलती तो बस्ती की स्त्रियों के सीनों पर सांप लौट जाते और पुरुष आहें भरने लगते। सभी उसे पाना चाहते, उससे बातें करने को ललायत रहते। शाम घिरने लगी थी। धीरे धीरे बस्ती के पुरुष काम से लौटने लगे थे। आते ही सभी मोहन और बच्चों की खोज में लग गए। वास्तव में उन्हें खोजने से ज्यादा उनकी दिलचस्पी गंगा की कृपा दृष्टि पाने में थी। जब मोहन व बच्चों का कहीं पता नहीं चला तो सब ने सोचा कि शायद वह पास वाले गांव में अपने माता पिता के पास चला गया होगा। इस विचार के आते ही बस्ती के दारू भट्टी के नौजवान मालिक रमेश सिंह ने गंगा की सहायता के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बस्ती के सभी पुरुषों के पास वाहन के नाम पर पुरानी घिसी पिटी साइकिलें ही थी। रमेश सिंह ही ऐसा रईस था जिसके पास एक पुरानी खटारा फटफटी थी। रमेश सिंह ने अपनी फटफटी पर एक और नौजवान को बैठाया और मोहन का पता लगाने
पास वाले गांव में चला गया। रमेश सिंह का गंगा के घर खूब आना जाना था। मोहन जब दारू पीकर उसकी दुकान में लुढ़क जाता तो वह उसे अपनी गाड़ी में लाद कर घर छोड़ने जाता। हर रात ऐसा ही होता। उसे मोहन से कोई लगाव नहीं था, बल्कि गंगा को आंख भर देखने तथा नशे में बेहोश मोहन की सेवा करने के बहाने गंगा के पास बैठने और उससे देर रात तक बतियाने का मौका पाने के लिए वह ऐसा करता था। मोहन का जब नशा टूटता तो वह आधी रात को गंगा को जगाकर खाना मांगता। जरा भी नानुकुर या देर होने पर वह गंगा को बुरी तरह पीटता। रात के सन्नाटे में गंगा की दर्द भरी चीखें मोहल्ले वाले सुनते पर क्या करते। पति पत्नी का मामला था। धुंधलका गहरा होने लगा था। रमेश सिंह लौट आया था। मोहन सिंह अपने बच्चों के साथ अपने गांव भी नहीं गया था। इतना बड़ा ताला लगाकर आखिर गया कहाँ वह। सब इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे कि तभी किसी को घर के अंदर से बच्चों की दबी दबी सिसकियां सुनाई दीं। सबके कान खड़े हो गए। तुरंत दो हट्टे कट्टे नौजवानों ने दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। मोहन का शरीर छत की मोटी बल्ली से लटका हुआ था। गले में बंधी थी गंगा की नालोन की साड़ी। वह मर चुका था। चारों बच्चे डरे हुए सुबक रहे थे। देखते ही गंगा पछाड़ खाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। स्त्रियों ने उसके ऊपर पानी डाला। होश में आते ही वह बच्चों से लिपटकर दहाड़ मारकर रोने लगी। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि शराब के नशे में मोहन ने आत्महत्या कर ली थी। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी। बस्ती वाले मोहन की बुरी आदतों से परेशान तो थे ही। सभी ने उसके विरोध में बयान दिया। किसी पर भी शक की सुई नहीं घूम रही थी। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मोहन ने बाहर से ताला लगाया तथा खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। अंदर से दरवाजा बंद करके उसने आत्महत्या कर ली। उसने बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी। पतीली में बचे खुचे दाल भात की जांच से पता चला कि उसमें अफीम मिलाई गई थी। मात्रा कम होने के कारण बच्चे बच गए थे। अन्य नौकरों से मोहन की मौत के बारे में पता चला तो उन्हें शराब की भट्टी के मालिक रमेश सिंह पर शक हुआ, क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति था जिसका गंगा के यहाँ अधिक आना जाना था। वह उसमें जरूरत से ज्यादा रुचि भी लेता था, पर उन्होंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाना उचित नहीं समझा। मोहन की मौत को 1 माह ही बीता था कि रमेश सिंह ने गंगा को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। एक दिन की अनुपस्थिति के बाद गंगा सजी संवरी नई चूड़ियां खनकाती काम पर आई तथा मिसेस दिवाकर को अपने विवाह की सूचना दी। सुनते ही मिसेस दिवाकर भड़क गई और बोली, हाय मरी, तुझे तो रोज रात की मारपीट से मुक्ति मिल गई थी, फिर से क्यों जा पड़ी नरक में उसी मुए के साथ जिसने तेरे मोहन को मारा। अनजाने में उनके मुख से उनके अंदर का दबा हुआ शक उजागर हो गया। पर अविचलित गंगा बोली, अपने आदमी की मार भी कोई मार होती है, इससे बस्ती में इज्जत बढ़ती है। रही शादी की बात तो
मोहल्ले के सब बदमाशों से बचने के लिए किसी एक का हाथ थामना अच्छा है। आप क्या जानो, एक औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। बिना आदमी के बस्ती के मनचले दारू पीकर मेरा दरवाजा पीटते थे, रात को सोने नहीं देते थे। मिसेस दिवाकर को कुछ अटपटा सा लगा कि रमेश सिंह पर उनके द्वारा लगाए गए आत्महत्या के इल्जाम को सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया उसने व्यक्त नहीं की थी। 1 बरस बीत गया था। गंगा के पांव भारी थे। जच्चगी के लिए अस्पताल जाने से पहले उसने अपनी छोटी बहन फागुन को घर बच्चों की देखभाल के लिए बुलवा लिया। जब वह अस्पताल से नवजात बेटे के साथ घर लौटी तो उसे यह देखकर जबरदस्त धक्का पहुंचा कि उसके पति रमेश सिंह ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहन को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया है। क्रोधित होकर गंगा ने फागुन को बालों से पकड़कर घसीटा और खदेड़कर बाहर निकाल दिया। रमेश सिंह के ऊपर फागुन का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। उसे अपनी नई नवेली पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर गंगा की टांग पर दे मारी। कुल्हाड़ी मांस फाड़कर हड्डी के अंदर तक धंस गई। गंगा बेहोश होकर गिर पड़ी। टांग से बहते खून की धार तथा रोते हुए नवजात शिशु को देख रमेश सिंह के मन में पश्चाताप होने लगा। शोरगुल सुन सब पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जिस अस्पताल से गंगा थोड़ी देर पहले वापस आई थी, फिर वहीं दोबारा भर्ती हो गई। रमेश सिंह बड़ी लगन से तब तक उसकी सेवा करता रहा जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ व समर्थ नहीं हो गई। गंगा उसकी सेवा से खुश कम थी और दुखी ज्यादा थी, क्योंकि रमेश सिंह ने फागुन को घर से नहीं निकाला था। बेचारी दुखी गंगा क्या करती। उसने अपनी पूरी आशाएं अपने नवजात बेटे पर टिका दी थीं। उसने निश्चय किया कि वह बेटे को सेना में भर्ती कराएगी। जब वह लड़ाई में मारा जाएगा तो उसे सरकार लाखों रुपया देगी और उन रुपयों से वह अपनी मालकिनों की तरह ऐशो आराम से रहेगी। इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम कारगिल रख दिया। गंगा की विचित्र निष्ठुर कामना सुनकर मिसेस दिवाकर के रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा ही क्रूर लगा उन्हें नवजात शिशु को बड़ा कर उसकी मौत की कल्पना करना और अपने ऐशो आराम के लिए उसे भुनाना। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन रमेश सिंह अपनी नई पत्नी फागुन के साथ हमेशा के लिए कहीं चला गया। साथ में ले गया अपना नन्हा पुत्र कारगिल। गंगा का धनपति बनने का सपना धरा रह गया। 2 बार ब्याही गंगा फिर से अकेली रह गई थी। बारिश के दिन थे। गंगा की टांग का घाव भर गया था, पर दर्द की टीस अब भी उठती थी। पति और उसकी सगी बहन ने मिलकर जो छल उसके साथ किया था, उसने उसे अंदर से भी घायल कर दिया था। एक दिन बारिश में भीगती गंगा जब मिसेस दिवाकर के यहाँ पहुंची तो उसे तेज बुखार था। अपनी साइकिल बाहर खड़े उनके ड्राइवर को थमा बड़ी मुश्किल से वह बरामदे तक पहुंची ही थी कि गिरकर बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मिसेस दिवाकर ने अपने ड्राइवर से उसको कार में ले जाकर डॉक्टर गर्ग से दवा दिलवाकर घर छोड़ आने को कहा। आगे की सीट पर बैठी गंगा का सिर निढाल होकर ड्राइवर गोपी के कंधे पर लुढ़क गया तो उसने उसे हटाया नहीं। उसे बड़ा भला सा लग रहा था। डॉक्टर से दवा दिलवाकर गोपी उसको घर पहुंचाने गया। वहां उसको सहारा देकर अंदर तक ले गया।
इसके बाद भी उसका मन नहीं माना। वह उसे देखने उसके घर बराबर जाता तथा यथासंभव उसकी सहायता करता। 3 दिन के बुखार में गोपी और गंगा बहुत करीब आ गए थे। चौथे ही दिन गोपी ने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा सहर्ष तैयार हो गई। गोपी ने उसे चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। मिसेस दिवाकर को गंगा का पुनर्विवाह तनिक भी नहीं भाया। वह गुस्से से चीखी, कुदरत तुझे बार बार खराब पुरुषों से मुक्ति दिलाती है, फिर चैन से अकेले क्यों नहीं रहती? अपनी माँ के साथ रहने में तुझे क्या तकलीफ है? गंगा बड़ी सहजता से बोली, अकेली औरत जात का कोई तो रखवाला चाहिए। मिसेस दिवाकर ने गंगा की समस्या से अपने को अलग रखने की ठान ली। एक दिन मिसेस दिवाकर ने गंगा से धुले कपड़ों का गट्ठर इस्त्री वाले के ठेले तक अपनी साइकिल पर रखकर पहुंचाने को कहा। गट्ठर बड़ा होने के कारण साइकिल के कैरियर पर ठीक से नहीं बैठ रहा था। यह देखकर मिसेस दिवाकर बोली, गंगा तुझे ठीक से गांठ बांधनी भी नहीं आती, कपड़े बाहर निकल रहे हैं। माँ जी चिंता मत कीजिए, गांठ लगानी मुझे खूब आती है। मोहन के लिए कैसी मजबूत गांठ लगाई थी मैंने। अकस्मात गंगा के मुंह से निकला। ऐसे कहते हुए उसने आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर मिसेस दिवाकर सहम उठी। अंदर दबा हुआ शक उभर कर ऊपर आ गया था। उन्होंने सोचा तो मेरा शक सही था। मोहन ने आत्महत्या नहीं की थी, गंगा ने ही उसे मारा था। स्तब्ध मिसेस दिवाकर अपना सिर दोनों हाथों में थामकर सोफे पर धम से बैठ गई। गंगा हत्यारिन मेरे घर में और मुझे पता ही नहीं चला। सोच सोचकर वह हैरान व परेशान थी। उनके शरीर में भय से सिहरन दौड़ गई। अब इतने अरसे बाद किससे कहें और किससे शिकायत करें? अपराधी को अपने दुष्कर्म की सजा मिलनी ही चाहिए, पर उनके पास कोई सबूत भी नहीं था। कौन सुनेगा उनको, उनके शक को? अगर गंगा को सजा दिलवा भी दी तो उसके बच्चों का क्या होगा? सोचते सोचते उनके सिर में दर्द होने लगा और गंगा अनजाने में अपना अपराध प्रकट कर बैठी थी। अपने अपराध के प्रकटीकरण से बेखबर मिसेस दिवाकर के हृदय की हलचल से अनभिज्ञ बढ़ी चली जा रही थी अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।